यूपी उपचुनाव के परिणाम पर इंडिया गठबंधन में खटपट शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अब एक दूसरे के निशाने पर आ चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अपने दम पर क्लीन स्वीप का दावा कर रहे थे, लेकिन इस चुनाव में उनकी पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी पर हमला करने का सुनहरा अवसर मिल चुका है। कांग्रेस ने कहा, हमें सीट नहीं देना सपा की भूल, कांग्रेस का सिंबल नहीं होने से संदेश गलत गया। आधी सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस चुनाव लड़ती तो नतीजा और होता। अब इन सवालों के साथ दोनों दलों के बीच जुबानी संग्राम भी छिड़ चुका है। अगर 9 सीट में 4 या 5 4 सीट पर अगर कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी हमारे लड़ते तो नजारा कुछ और होता। आज दृश्य कुछ और होता और रिजल्ट भी कुछ और होते। आज हमें कांग्रेस का साथ मिला है, लेकिन हर जगहों पर हर दलों की स्थिति अलग होती है। अब यहाँ पर जो मजबूती समाजवादी पार्टी की है उतनी कांग्रेस की नहीं है। यानी लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़ने वाली पार्टियों की राह 2027 से पहले डगमगाने लगी है और एक बार फिर 2 लड़कों में छिड़ी अंदरूनी लड़ाई किसी और जुबान से खुलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा, इस पर तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शपथ ग्रहण को लेकर के एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दावा है कि कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इसको लेकर दिल्ली में चर्चा भी शुरू हो चुकी है। खुद देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दौरे पर रहे तो महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया, मुख्यमंत्री आंकड़ों और नंबर से नहीं बनते। तब भी हमारे पास 106 और 114 सब मिला के थे। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री बने, हम 114 लोग की पार्टी थे ना, सब अपक्ष मिला के। तब भी एकनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया तो हमने कुछ नहीं बोला, कहा जो निर्णय पार्टी का निर्णय हुआ। हालांकि बीजेपी को महाराष्ट्र चुनाव में 133 सीट्स मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी से ही होगा। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो चेहरा देवेंद्र फडणवीस का ही होगा। इस पर आरएसएस की भूमिका से बड़ी बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि आरएसएस सीएम के लिए नया चेहरा चाहता है। आरएसएस का कहना है किसी एक पार्टी को जीत का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, किसी एक नेता को जीत का श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए। आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय मिलना चाहिए। कैबिनेट में आरएसएस से जुड़े नए चेहरे को जगह मिलनी चाहिए। इन अटकलों के बीच देवेंद्र फडणवीस का वो बयान भी सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कहा, महायुति में सीएम पद पर कोई विवाद नहीं होने वाला। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। महायुति अप्रत्याशित जीत के बाद सरकार बनाने जा रही है, जबकि एक बार फिर महाविकास अघाड़ी को विपक्ष में बैठना होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। हेमंत सोरेन ने कई विधायकों के साथ प्रदेश के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की, साथ ही सरकार बनाने का दावा पेश किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। इसके साथ ही नई सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के विधायकों का समर्थन पत्र भी उन्हें सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान उनके साथ इंडिया गठबंधन के नेता भी मौजूद रहे। हेमंत सोरेन इसी महीने की 28 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगली कार्रवाई की हम अब तैयारी में लगेंगे। जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना। इसके बाद सोरेन अन्य नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार बनाने का भी दावा पेश किया। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल किरण पाल के मुख्य हत्यारे का 24 घंटे के अंदर ही हिसाब कर दिया है। राजधानी के संगम विहार इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मुख्य हमलावर को मार गिराया, जिसकी पहचान राघव उर्फ रॉकी के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक रॉकी के संगम विहार इलाके में होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपी ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें रॉकी घायल हो गया और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद कर लिया। दरअसल दिल्ली के गोविंदपुरी में शनिवार सुबह पुलिस कांस्टेबल किरण पाल की हत्या से सनसनी फैल गई थी। कांस्टेबल को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हत्या में रॉकी उर्फ राघव ही मुख्य आरोपी था।
आरोप है कि रॉकी ने ही चाकू से कांस्टेबल पर हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड में एक आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया था। कांस्टेबल किरणपाल की उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो गश्त पर थे। रात्रि गश्त के दौरान किरणपाल ने बदमाशों को नशे की हालत में पकड़ा था जो चोरी करने जा रहे थे। इसी दौरान दीपक ने कांस्टेबल को पकड़ लिया, जबकि रॉकी ने उस पर चाकू से हमला किया, जिससे किरणपाल की मौत हो गई थी। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों ने हाल ही में एक व्यापारी से 2 लाख रुपए और कार की लूटपाट की थी, जिसके बाद से ही पुलिस उन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच पुलिस और स्वाट टीम के बीच बदमाशों के जंगल में छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। बताया गया कि खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें सिपाही धीरज घायल हो गए। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। और गौरीपुर मोड़ पे उसको ट्रैक करने का प्रयास किया कि उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उन पर फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको तत्काल जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। आरोप है कि ये बदमाश शहर कोतवाली क्षेत्र के इंडस्ट्री एरिया में 19 नवंबर को मनोज नाम के एक व्यापारी से 2 लाख रुपए और कार लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई कार, 91,000 रुपए नगद समेत दूसरे सामान भी जब्त कर लिए। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से लूट की वारदात में इस्तेमाल 3 अवैध पिस्तौल और कारतूस भी बरामद कर लिया। लूट की वारदात को सुलझाने वाली टीम को भी सम्मानित किया गया। बागपत के एसएसपी ने इस टीम को 15,000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से गैंगस्टर मुख्तार मलिक के बेटे यासीन मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यासीन मलिक का फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। तभी से क्राइम ब्रांच की टीम सरगर्मी से यासीन मलिक की तलाश में जुटी हुई थी, जिसमें उसे सफलता भी मिली और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यासीन मलिक का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में गाड़ी में सवार वो अपनी पिस्तौल से फायरिंग करता हुआ नजर आया था। वीडियो सामने आने के बाद से ही यासीन मलिक क्राइम ब्रांच के निशाने पर था। इस बीच यासीन मलिक के भोपाल के वीआईपी रोड स्थित सैफिया ग्राउंड में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और उसे धर दबोचा। बताया गया कि आरोपी हथियारों की तस्करी करने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी यासीन के खिलाफ पहले से अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें अवैध हथियार रखने, धमकी देने समेत कई आरोप शामिल हैं। अब पुलिस यासीन से पूछताछ में जुटी है ताकि उसके बाकी साथियों के बारे में पता चल सके।